तो तीसरी शताब्दी में जो हमारा प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है, प्रयाग के निकट कौशंबी में ना श्रीगुप्त हुआ, एक राजा हुआ था श्रीगुप्त। उसने जो थी वो गुप्ता साम्राज्य की नींव रखी थी। मतलब गुप्त साम्राज्य जो था उसका नाम, मतलब सब टाइटल सा नेम था ना उसका गुप्त, तो उसी से ही गुप्ता अम्पायर बना था ये। तो गुप्ता साम्राज्य शुरू होता था हमारा तीसरी शताब्दी के आए गए ये। इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में। ठीक है, कौशंबी प्रयागराज के नजदीक में एक स्थान था कौशंबी, वहां पर इसने श्रीगुप्त ने गुप्त काल की गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद इसका मतलब ज्यादा नाम नहीं चलता है, पर गुप्ता टाइम में जैसे हमने पढ़ना है आगे कि समुद्रगुप्त जो था उसका नाम काफी कला के क्षेत्र में वो काफी फेमस हुआ था, क्योंकि उसने एक सिक्के चलाए थे। उस सिक्कों के ऊपर उसने अपनी फोटो बनाई होती थी और साथ में एक वीणा लिए हुए वो दर्शाता था खुद को। तो उससे मतलब ये पता चलता था कि जो समुद्रगुप्त था वो कला प्रेमी था और संगीत प्रेमी था, वो है ना, म्यूजिक लवर था काफी ज्यादा। मतलब उसको कविराज की उपाधि भी मिली हुई थी। तो ऐसे ऐसे गुप्ता एम्पायर में भी कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि उससे पहले जो था वो बुद्धिज्म टोटली ही फैला हुआ था इंडिया में, बौद्ध धर्म ही चलता था ज्यादातर। तो गुप्ता काल में क्या हुआ, ये जो गुप्त काल के जो राजा थे वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं आप, धर्मनिरपेक्षता की तरफ थे, और ये हिंदू ब्राह्मण धर्म को ज्यादा बढ़ावा देने वाले थे। तो उससे भारत में जो था मंदिरों का जो निर्माण शुरू हुआ था वो इनके टाइम में शुरू हुआ था, गुप्त काल में। तो एक तरह से मतलब कला के क्षेत्र में ये स्वर्णिम युग माना जाता है, गोल्डन टाइम है गुप्ता काल जो था। इस टाइम में काफी ज्यादा मतलब कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम हुए हैं। तो सबसे पहले इसकी नींव रखी थी श्रीगुप्त ने 240 एडी में। फिर उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है 280 में, मतलब 40 साल तक ये राजा रहता है। 280 एडी में इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद उसका बेटा जो होता है घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच राजा बनता है। तो घटोत्कच जो है वो 280 से लेके 320 तक रहता है। ठीक है, मतलब 40 साल वो भी राज करता है घटोत्कच। तो घटोत्कच के बाद फिर आता है हमारा एक जो मतलब गुप्ता अम्पायर का एक महान सम्राट जो बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसके बाद आया ना आपका, ये चला आपका 280 तक। इसके बाद इसका बेटा आता है घटोत्कच, वो आपका चला 280 से 320 ईडी तक। इसके बाद आता है वो महान सम्राट, इसका जो गुप्ता एम्पायर का एक महान राजा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आएगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी था एक पहले ना, मौर्य साम्राज्य, तो इसलिए इसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो आया ये चला आपका 320 से लेकर 335 तक। 320 से 335 तक आपका चंद्रगुप्त प्रथम चला ये। पर इसने मतलब ये आप देख सकते हैं कि 15 साल में इसने काफी ज्यादा काम किए थे, और इसको मतलब ये इसने अपने एम्पायर को भी एक्सपैंड भी किया था, काफी ज्यादा फैलाया भी था, काफी युद्ध भी लड़े, और इसीलिए इसको एक तो उपाधि भी मिली हुई है, इसको महाराज धीराज भी बोलते थे। ठीक है, तो जीके का क्वेश्चन है, वैसे ये आर्ट से नहीं बनता, तो जीके की हिस्ट्री में आंसर हो सकता है कि महाराज धीराज की उपाधि कौन से गुप्त राजा ने धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। तो या कई बार ऐसे पूछते हैं कि गुप्त काल का प्रथम महान सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था ये।
तो इसने मतलब एक वो भी किया था, गुप्त संवत चलाया था इसने, जैसे विक्रमी संवत है ना, या शक संवत है। शक जब है, शकों के काल में शक टाइम चला था, विक्रम आदित्य ने विक्रम का संवत चलाया था। वैसे ही इस चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। तो इसके बाद जो आता है, इसका जो आगे उत्तराधिकारी होता है वो होता है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त जो था ये भी काफी फेमस योद्धा था अपने टाइम का। और इसने क्या किया था कि जो भारत था ना उस टाइम, आर्यवर्त एक साइड, जो आर्यवर्त थे उत्तरी भारत आर्यवर्त कहलाता था, और एक दक्षिणावर्त था, आर्यवर्त और दक्षिणावर्त। तो आर्यवर्त में भी बहुत सारे राजा हुआ करते थे, और दक्षिणावर्त में भी काफी राजा हुआ करते थे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वैदिक सभ्यता के बाद जो भारत था वो 16 जनपदों में बंट गया था। तो बड़े बड़े जनपद होते थे, मतलब बड़े बड़े स्टेट के टाइप में ही थे, वो देश ही मानते थे एक तरह से उनके लिए, उस टाइम देश ही होते थे कि एक राजा जो था उस जनपद से बाहर नहीं अपना मतलब राज्य चला सकता है, तो उनको महाजनपद बोलते थे। तो वैसे ही इस टाइम में मतलब वो 12 आर्यवर्त के थे और 9 दक्षिणावर्त के राज्य थे। तो समुद्रगुप्त ने उन सभी राजाओं को हराया था, मतलब 12 और 9 21 राजाओं को उसने हराया, और राजाओं को मारा भी, और उन जितने भी वो राज्य थे वो सारे अपने अंडर कर लिए थे। तो इसने मतलब 335 से लेके 380 तक राज किया था, 39 साल तक, है ना। 380 एडी तक ये रहता है, और इसने 21 राजाओं को हराया। तो इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन था ना जिसने पूरे विश्व को जीतने की शक्ति दी थी, और उसने आधा विश्व जीत भी लिया था लगभग। तो वैसे ही इसको भी समुद्रगुप्त जो था उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने क्योंकि जितने भी मतलब ऑलमोस्ट जितने भी युद्ध लड़े थे सभी को उसने मार के वो जीत गया था ये। तो ये जो समुद्रगुप्त था ये था कला प्रेमी भी था ये काफी ज्यादा। और इसके दरबार में हरिसेन नाम का एक दरबारी कवि होता था। हरिसेन का नाम हमने पढ़ा था जब हमने वो टॉपिक किया था ना उसमें, अभिलेखों में। तो उसमें अभिलेखों में एक नाम आता था प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में हमने लिखा था ये कि समुद्रगुप्त ने अपना जो दरबारी होता है उसका नाम होता है हरिसेन। तो हरिसेन से प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी उसने, समुद्रगुप्त ने वहां पर अपना संदेश, एक मैसेज उसने वहां पर डिलीवर किया था। वहां पे एक जो प्रयाग प्रशस्ति जो बड़ा फेमस चीज प्लेस है और बड़ा फेमस। हाँ जी, तो वो था इसका दरबारी था, वो दरबारी कवि था हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। वो समुद्रगुप्त के टाइम का ही था वो, हरिसेन था वो दरबारी कवि ना जिसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। तो प्रयाग प्रशस्ति मतलब अभिलेखों से भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड कीप इट इन माइंड। इसके अलावा मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो समुद्रगुप्त था वो कला प्रेमी भी था। ठीक है, उसने मतलब सिक्के तो सर्वाधिक सिक्के वो गुप्त काल में ही छापे गए और बांटे गए, मतलब चलते थे। तो ये जो गुप्त काल था उसमें समुद्रगुप्त जो था वो जो सिक्के बनाए थे उसने, उसमें वो अपनी फोटो छपवाता था, और साथ में अपने आप को विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में, कईयों में जैसे वीणा बैठा लिए हुए बैठा है, कईयों में क्या कर रहा है, तो वो मतलब अपने आप को एक म्यूजिक लवर मानता था, और था भी। उन्हीं जो उसने सिक्के हैं उसी के आधार पर हम ये बोलते हैं कि वो म्यूजिक लवर था, क्योंकि वो उसने जो उसके जो टाइम के जो सिक्के हैं वहां पर उसको उस तरीके में शो किए गया हुआ है। तो इसके अलावा इसको पहले सबसे बड़ी बात ये इसकी भारत का नेपोलियन बोलते हैं इसको। दूसरा इसको कविराज भी बोला जाता है। फिर इसके और 2-3 नाम है, इसको अश्वमेध कर्ता भी बोलते हैं, इसने मतलब
एक तरह से ये हुआ ना कि 21 राजाओं को हराया था एक तरह से। इसका वो अश्वमेध यज्ञ ही होता था कि जो इसका घोड़ा रोकेगा वो गया, जो उसको उड़ा देता है। तो इसको अश्वमेध कर्ता भी बोलते हैं, फिर विक्रमांक भी बोलते हैं इसको, बड़े नाम है इसके। तो अपना ये जीके में याद रखना है। तो 380 तक ये रहा। फिर 380 के बाद आता है समुद्रगुप्त का आगे जो उत्तराधिकारी था वो फिर से चंद्रगुप्त आया, वो चंद्रगुप्त द्वितीय आया गया। ठीक है, पुराने टाइम में मतलब यही होता था इनका पंगा ना, कि इसके बाद फिर से चंद्रगुप्त आ गया हमें। पर ये आया आपका चंद्रगुप्त सेकंड। ये चला आपका 380 से आगे, ये चलता है 415 तक। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका याद रखना आपने कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान जो चीनी बौद्ध यात्री था ना, फाहियान, वो इसके टाइम में आता है। ये क्वेश्चन पूछते भी होते हैं कई लोग। तो जो चीनी बौद्ध यात्री था फाहियान, वो इसके टाइम में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद टाइम में। तो वो मतलब 380 415 के बीच में इंडिया में आया था। तो चंद्रगुप्त के बारे में अपना याद रखना। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद आता है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त चलता है आपका 415 से 454 तक। मतलब इसने भी काफी टाइम तक राज किया कुमारगुप्त ने। जिसको कुमारगुप्त जो था वो फेमस हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, कई बार नालंदा यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो कुमारगुप्त था। इसके बाद का जो राजा था सर जो कुमारगुप्त। सर जो चांदी के सिक्के चले थे वो चंद्रगुप्त प्रथम या इसके टाइम पे चले थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे? अभी मेरे को क्लियर नहीं है, आपके पास है आइडिया क्लियर तो आप भी बता सकते हैं, मैंने पढ़ा नहीं अभी। नहीं सर, मेरे क्या को याद नहीं है कि इतना पता चलाए थे, पता नहीं इसने चलाए थे, पता नहीं। अच्छा, चलो ये पढ़ लेंगे अभी, मैंने भी नहीं पढ़ा ये चीज पॉइंट। तो हमने भी ये याद रखना है इसमें कि कुमारगुप्त जो था इसके बाद जो आया ना कुमारगुप्त, उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त 415 से 454 तक आया था, और इसका नाम जोड़ा जाता है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। तो एक जो ना मैंने शायद जब आपको पिछली बार जब आपको टॉपिक कराया था ना, तो उसमें बीच में ही आपको सिक्कों के ऊपर कुछ मतलब बताया था। हाँ जी, तो वो सिक्कों के बारे में ना मैं इस बार ही सोचा था कि सिक्कों के ऊपर आपका एक पूरा ही मतलब टॉपिक बन जाता है, क्योंकि सिक्कों के ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है वैसे ज्यादातर देखा जाए तो, एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सिक्कों वाला टॉपिक हम अलग से कर ही लेंगे पूरा ही कवर ना उसको, कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, फिर सर्वाधिक जैसे होते हैं सोने के सिक्के किसने चलाए, चांदी के किसने चलाए। तो जितना भी है सिक्कों के ऊपर मैंने एक टॉपिक पढ़ा भी था, तो वो हम अलग से पूरा कवर कर लेंगे सिक्कों वाला। तो ये था आपका कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आता है हमारा स्कंदगुप्त। तो मैं मतलब राजा, उनके राजा या जो भी थे उनके बीच में उनके टाइम में जो मेन मेन चीज हुई है वही हमने याद रखनी, ज्यादा डिटेल में हमें पूछते नहीं है वैसे वो, पर सर इतना जो भी हमें याद। कुमारगुप्त है ना, सर जो कुमारगुप्त है ना, सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो इन्हीं के उसमें प्राप्त हुए हैं, शासन कुमारगुप्त के टाइम में सर्वाधिक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। अभिलेख। हाँ हाँ। तो इसके बाद हम जैसे स्कंदगुप्त का बता रहा था मैं, तो स्कंदगुप्त जो था उसके टाइम की जो फेमस वो है कि हूण जो साम्राज्य आता है ना, हूण जो वंश चलता है, तो
जो हूण होते हैं वो स्कंदगुप्त के टाइम में इंडिया पे अटैक करते हैं और उसको पैरेलल में ही वो अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर देते हैं और बाद में तो वो फैल भी जाते हैं फिर। तो स्कंदगुप्त जो था वो 455 से लेके 467 तक राजा रहता है और उसके टाइम में फेमस बात क्या हुई कि हूण जो थे वो इंडिया में आए थे। हूण साम्राज्य जो था वो धीरे धीरे फैलने लगा था। तो उसके बाद लास्ट जो बीच में एक दो राजा और आते हैं पर उनके फेमस कुछ भी नहीं है तो हमने वो डिस्कस नहीं करने। तो लास्ट में जो आपका था भानुगुप्त, ठीक है, कई बार अंतिम पूछ लेते हो। तो गुप्त काल का जो सबसे अंतिम राजा था वो था भानुगुप्त। तो ये लास्ट था। इसके बाद जो होता है गुप्त काल जो वो खत्म ही हो जाता है। अब कला के क्षेत्र में यहाँ पर काफी ज्यादा काम भी हुए। जैसे हमने पढ़ा था कि पंचतंत्र की जो रचना है, ठीक है, पंचतंत्र आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट बुक थी उस टाइम की, जो उस टाइम मतलब ट्रेंड में चलती थी। बाइबल के बाद उसका नाम लिया जाता है। जितनी ज्यादा कॉपियां मतलब बाइबल की बिकी थी उस टाइम में, उससे ज्यादा उसी के बराबर मतलब उसको पंचतंत्र को प्रेफरेंस दी जाती थी। पंचतंत्र जो था वो भी अ, ये भी आपका एक वर्ल्ड फेमस नॉवल था ये। और इसकी जो रचना थी वो किसने की थी? विष्णु शर्मा है ना। तो विष्णु शर्मा जो था वो गुप्त काल का ही एक पार्ट रहा है। और मतलब इसके टाइम में, गुप्तों के टाइम में ही वो इसकी रचना करता है। और पंचतंत्र तो आप पंचतंत्र के ऊपर अगर आप पढ़ने लगे ना तो पंचतंत्र के ऊपर ही एक पूरा चैप्टर बन जाता है, एक लेक्चर पूरा तैयार हो जाता है पंचतंत्र के ऊपर। तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की रचना होती है। फिर हमने कालिदास के बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। तो कालिदास ने तो काफी ज्यादा ग्रंथ लिखे हुए हैं, काफी ज्यादा नॉवेल्स लिखे, काफी ज्यादा उसने काम किया हुआ है कला के क्षेत्र में। तो ये भी गुप्तों की ही देन थी। फिर आर्यभट्ट, है ना, हमने पढ़ा था कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी थे, ये नालंदा में पढ़ते थे ये। तो एक धनवंतरी होता है, एक धनवंतरी एक विद्वान था। तो ये भी इनके गुप्तों के टाइम में ही आया था। तो इस तरह से काफी ज्यादा और भी इनके टाइम में विद्वान हुए हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया हुआ है। तो अब होता क्या है कि गुप्ता अंपायर जो है बीच में ये चलता है। अब इसमें एक तो मंदिरों के ऊपर हमारा टॉपिक बनता है कि मंदिर जो थे वो धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हुए थे। फिर अभिलेख थे, अभिलेख हमने पढ़ लिए हुए हैं ना। और ये जो टाइम था इनका, अब हमने 467 मतलब पांचवी छठी शताब्दी तक ये इनका टाइम चलता है। तो इसके बाद जो था वो जो आप बोल सकते हैं ना कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे उन्होंने बाहर के जो इन्वेडर थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिए थे फिर। और क्योंकि स्टार्टिंग में पड़ा चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय चलाते हैं अपने विजय के उपलक्ष्य पे, जिनको रूपक कहा जाता है।
हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लगभग 7वीं शताब्दी तक ये इनका टाइम चलता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी में बाहर के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि सबसे पहले एक आता है मोहम्मद बिन कासिम, है ना। मोहम्मद बिन कासिम जो था प्रथम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर अटैक किया था। तो वो अटैक करता है 712 में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले इंडिया पे अटैक किया था, पर उनका अटैक करने का मकसद थोड़ा सा डिफरेंट ही होता था। वो यहाँ पर मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करने के मकसद से नहीं आते थे उस टाइम। वो आते थे जस्ट ओनली फॉर द जो लूटपाट करनी है और लूट के चले जाना है यहाँ से। और फिर सेकंड उसका मकसद होता था उनका कि क्योंकि वो अरब कंट्री के थे, अरब अरब देश से आते थे ना वो, ईरान इराक अफगान वगैरह इस साइड से आते थे, अफगानिस्तान साइड से। अरब अरबों उनको अरब भी बोलते थे कि अरबी आए हैं वो, तो अफगानी भी बोलते थे या तो वो जब आते थे तो उनका मेन मकसद होते थे, एक तो लूटपाट, सेकंड होता था उनका कि इस्लाम का प्रचार करना। क्योंकि इस्लाम जो था उस टाइम ही पनपा था, ये 60 के समथिंग में पड़ा था जब मोहम्मद पैगंबर जी ने मतलब स्थापना की थी। उसके बाद ये उसको जो खलीफा वगैरह के बाद ये मिलना शुरू हुई वहाँ पे। तो उसके बाद वो प्रचार पे ज़्यादा मतलब वो करते थे अपना कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इस तरफ को लेके आना है। मतलब कि अपना अपना मतलब वो सिस्टम होता है ना उसमें। तो उनका वही होता था कि हमने इस्लाम का प्रचार करना है और अधिकतर लोगों को इससे जोड़ना है। तो ये उसी मकसद से आते थे उस टाइम में। तो मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में आता है ये और अटैक करता है, फिर चला जाता है वापस। फिर इसने मतलब उस साइड ही अटैक किया था ना, पल्ली साइड को, मतलब अफगानिस्तान साइड से आएगा तो सिंध में ही अटैक करेगा, है ना। तो सिंध में अटैक करने के बाद वो फिर वापस चले जाते थे वहाँ से लूट लाट के। अब उसके बाद क्या हुआ था कि अफगानिस्तान या अफगान में एक गजनी जगह होती है, वहाँ पे गजनी राज्य होता है, एक तरह से साम्राज्य ही होता है गजनी। ठीक है, तो गजनी में एक राजा हुआ था। और मतलब पहले तो मतलब जो वहाँ का जो मेन राजा बना है एक तरह से, वो बना मोहम्मद गजनबी, है ना। तो मोहम्मद गजनबी जो था वहाँ पर वो 1997 में 1997 में राजा बनता है वहाँ पर। और उसके बाद वो इंडिया की तरफ अपना मतलब प्रचार करना शुरू करता है, अटैक करना शुरू करता है कि मैंने इंडिया को लूटना है अब। तो वो सबसे पहले 1001 में इंडिया में आता है। ठीक है, तो कई जगह उसको मोहम्मद गजनबी लिखते हैं, कई जगह महमूद गजनबी लिखते हैं, गजनी भी कई जगह गजनी लिखते हैं, कई जगह गजनबी भी लिख देते हैं। तो राज्य का नाम तो वैसे गजनी था, उसको गजनबी बोल देते थे फिर। तो सर जो गौरी है, गौरी हाँ, वो तो इसके बाद आएगा ना, मोहम्मद गौरी वो अलग है, इसके बाद आता है वो। पर पहले गजनबी और गजनी इज द सेम थिंग, गौरी अलग है। तो इसने क्या किया था सबसे पहले, मोहम्मद जो महमूद गजनवी था, गजनी साम्राज्य का जो राजा था, उसने 1080 में फर्स्ट अटैक किया था इंडिया, पहली बारी आक्रमण करता है वो। और उसके बाद फिर पीछे नहीं हटा वो एक बारी, है ना। आपको पता ही है कि उसने 17 टाइम 17 बार आक्रमण किए थे। ये बड़ा जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और हर बार वो मतलब सिर्फ लूटपाट के ही मकसद से आता था, और लूटपाट करना है, इस्लाम का प्रचार करना है, फिर वापस गए। तो जब वो 1001 में आता है तो उस टाइम वो जयपाल के साथ युद्ध होता है, उसका राजा जो होता है ना जयपाल,
तो जयपाल को वो हरा देते हैं। तो वहाँ से फिर जितना भी उसका साम्राज्य का जो भी प्रॉपर्टी थी सारी लूट के ले जाते हैं। तो मतलब इस तरह से महमूद गजनवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था वो लूट लूट के ही लोगों को ना। मतलब इस साइडाना उसमें इंडिया जो था मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास मतलब सोना काफ़ी ज़्यादा होता, तो लूटते थे, मंदिरों को लूटना। उन्होंने मंदिर गुप्त काल में बन चुके थे, अब लोगों की श्रद्धा होती थी और उनका होता था कि हमने ये सारे मंदिर गिराने हैं और इस्लाम को फैलाना है, तो वो मंदिरों को भी लूटते थे। और फिर सर जो होता, सर तभी तो बोलते हैं भारत सोने की चिड़िया होती थी पहले। हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब उस वजह से भी हुआ है कि बाद में मतलब जैसे कि जो जो एक बार होते हैं ना कि जो लूटने वाला है वो अलग चीज़ है। अगर कोई राजा वहाँ पे राज करेगा तो राजा के लिए तो डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जिसने राज करना है उसको तो अपनी प्रजा को थोड़ा सा सेटिस्फाई भी रखना पड़ता है, खुश भी रखना पड़ता है, तो वो तो नहीं लूटेगा उनको, पर जो लूटने के मकसद से आ रहा है वो तो लूटेगा ही। तो इसने 17 बार अटैक किया, लूटा और चला गया। तो इसके 2-3 अटैक बड़े फेमस हैं, जैसे 1008 में ये नगरकोट में आता है। नगरकोट मतलब कांगड़ा में। तो नगरकोट पे भी अटैक करता है उस टाइम, ये हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कई बार पूछा जाता है। तो 1008 में वो नगरकोट में अटैक करता है, वहाँ पे लूटता है, वहाँ से चला जाता है। फिर इसका एक और जो फेमस अटैक है वो है 1024 का। ठीक है, फर्स्ट अटैक ये हुआ। फिर 1008 में ये करता है आपका नगरकोट में। फिर ये 1024 में करता है सोमनाथ मंदिर पर। ये कुछ एक फेमस है। फिर लास्ट होता है इसका 1027 में अंतिम अटैक होता है इसका, राजस्थान साइड में अंतिम अटैक करता है। ये उनको के ऊपर करता है, हूणों को पराजित करने के लिए हूणों के साथ इसका युद्ध होता है। तो हमने जैसे आपने वो मूवी भी देखी होगी, और कौन सी आई थी होगी पिक्चर, जैसे अक्षय कुमार की मूवी आई थी एक, केसरी। केसरी फिल्म में होता है ना कि वो फॉरेन अटैक कराते हैं, तो वो लूट पाट के जा रहे होते हैं, तो वो जो जाट होते हैं उधर के वो उनको ही लूटते थे। वो जो वो लूट के जा रहे होते थे उनको ही बकायदा लूट लेते थे। तो वो ये वाली इस टाइम का वो वीडियो, इस टाइम की वो स्टोरी है, उस टाइम को उन्होंने उस केसरी में दिखाया हुआ है कि सर अभी भी किस आई तरह थी से। पृथ्वीराज चौहान। हाँ वो पृथ्वीराज चौहान, मतलब इस तरह की जो हिस्टोरिकल जो स्टोरीज होती है ना यार, कि मेरे को तो कई बार नाटक देखना, आज तो चंद्रगुप्त मौर्य आता है कई बार, मैं उसको भी देखता हूँ बीच बीच में, तो देखने नहीं देते घर में, यू नो बेटर। तो मतलब जो हिस्टोरिकल होते हैं वो देखने चाहिए वैसे, उसको देखने से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया सा हो जाता है वैसे, क्योंकि आजकल तो उसमें ज़्यादातर क्या होती है वो अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, उस टाइम में ऐसा था कि नहीं था, वो एक्चुअल में थोड़ी होता है ऐसा। तो इसमें वो स्टोरी बताई गई हुई है केसरी में ना, कि किस तरह से वो लूट करते थे और फिर वो जो दूसरे होते थे वो उनको ला देता। तो इसमें एक चीज़ और है कि सोमनाथ मंदिर जब लूटा था ना, तो उसमें बताया जाता है कि कम से कम उसने 20 लाख रुपए का मतलब लूट पाट की थी। उस टाइम में 20 लाख की वैल्यू कितनी होती होगी, तो वो 20 लाख रुपए का मतलब वहाँ से प्रॉपर्टी ले गया। तो इस तरह से इन्होंने ये अटैकर हुए इंडिया में, जिन्होंने काफ़ी अटैक किए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में मतलब उनका क्या बोलते हैं, जो बाद में जो धीरे धीरे लगे आने, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अब हम क्या करते हैं कि यहीं पे ही अपना थोड़ा थोड़ा मतलब राज्य स्थापित करना शुरू करते हैं। तो ये बीच वाला टाइम था वो गुप्त काल का। अब आगे जो टाइम आएगा हमारा, जिसमें मतलब उन्होंने यहाँ पर ही अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिए थे, तो वो वाला टाइम आता है हमारा मध्यकालीन भारत में। ठीक है, हमने मतलब एक तरह से हमारा जो प्रागैतिहासिक काल था या जो एंशियंट हिस्ट्री थी वो हमारी कवर होगी।
अब हमारी आई है मेडिएवल इंडिया की, है ना, मध्यकालीन भारत। जो आप में से हिस्ट्री के स्टूडेंट है, दे नो वेरी वेल। तो मध्यकालीन भारत में जो हमारा ज़्यादातर जो काम होता है वो वास्तुकला में बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें, ठीक है। स्थापत्य कला, वास्तुकला में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। तो जो मध्यकाल है, वैसे उसकी जो शुरुआत है वो इससे ही मानी जाती है, जब से अटैक होने शुरू हुए थे। तो मध्यकालीन भारत को लिया जाता है आपका 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 16वीं शताब्दी तक, जब 1526 में मुगल काल स्थापित होता है ना, मुगलों का साम्राज्य स्थापित होता है। तो ये जो आपका 8वीं शताब्दी, मतलब जब काशी माता है 712 में, उससे लेके 1526 तक जब बाबर आएगा, ठीक है। तो बाबर ने जब यहाँ पर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, उसके बीच बीच में जो भी राजा आए, चाहे गुलाम वंश आया, चाहे खिलजी आए, चाहे कोई भी आया ना, वो तो उस टाइम में जितने भी ये साम्राज्य हुए, उन्होंने जो जो यहाँ पर कला के क्षेत्र में काम किए, वो सारा आता है हमारा मध्यकालीन भारत में। तो हमने वो डिस्कस करना है अब। तो हुआ क्या था कि जो मध्यकालीन भारत है ना, ये भी वैसे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका पूर्व मध्यकाल है, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। तो हमने पढ़ा वैसे कि 8वीं से लेके 16वीं तक है ना, ये 8वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक है। तो मतलब कि 700 से लेके 1000 तक ये आ जाता है हमारा पूर्व मध्यकाल, है ना। और 1000 से लेके 1526 ही रख लो, ये आ जाता है उत्तर मध्यकाल। तो टोटल हो गया आपका 700 से लेके 1526 तक, ये आ जाता है मध्यकाल का, मध्यकाल जो है सारा। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जब स्थापना हो गई है, तो जो स्थापना तो हुई है हमारी 1100 के लगभग में, जब आपका क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। तो इसमें क्या मतलब चेंजेस तो काफ़ी आते हैं, क्योंकि एक नई सभ्यता की खोज होती है इस टाइम में। क्योंकि जो फॉरेन इन्वेडर थे वो क्या थे, मतलब इस्लामिक कंट्री से आते थे वो। तो क्या होता है कि जहाँ पर जैसा मतलब अलग अलग देशों का अपना अपना रिवाज होता है, अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है कोई भी काम करने का ना। तो जो फॉरेन से आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो आर्ट का जो फील्ड है, उसमें उनके अपने ही स्टाइल थे। कला के क्षेत्र में वो जो काम करते थे वो अपने तरीके से करते थे। अब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जो राजा आ रहा है, कोई अटैकर आ रहा है, उसने यहाँ पे आके अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है, तो वो अगर वो कला प्रेमी होगा तो वो वहाँ से आर्टिस्टों को भी लाएगा साथ में। तो वहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो फिर मतलब पर एक होता है ना कि अगर आप बाहर के एनवायरनमेंट में, अगर हम यहाँ से हमें कोई उठा के बाहर भेज दे कि आप अमेरिका में जाके काम करो, तो हमारा काम करने का स्टाइल तो फिर भी इंडियन ही रहेगा, ठीक है। पर धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो वही होता है उनके साथ भी, जब उनके साथ भी वैसे हुआ कि जो फॉरेनर आए, उन्होंने अपना स्टाइल तो वैसे ही रहेगा, उनके हाथ तो वैसे ही हैं, उनके हाथ में चलने का तरीका तो वही होगा, पर फिर भी उनको इंडिया के हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। जो अगर फारस से आए हैं, तो इस्लाम से आए हैं, तो उनका स्टाइल तो वही रहेगा, पर फिर भी एक मिश्रण बन जाता है। मतलब एक तरह से ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक मिश्रण बन गया फिर, कि एक इंडिया वाले अलग से काम करेंगे, दूसरे इस्लामिक कंट्री वाले अलग से करेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर एक नई कला का जन्म हुआ, ये जो मध्यकालीन भारत में है। तो उस कला को नाम दिया गया इंडो इस्लामिक कला, ठीक है। इंडो इस्लामिक कला भी बोलते थे उसको, या भारतीय अरबी कला भी बोलते थे। तो ये जो टाइम था, इसमें
इस्लामिक कला का जन्म हुआ था। भारतीय इस्लामिक मतलब मिश्रण था, ये भारत और इस्लामिक कला का जो दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो इसमें फिर नई नई टेक्निक, अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो वो अपना स्टाइल यहाँ पे आके थोपेंगे भी थोड़ा सा कि नहीं, क्योंकि वो राजा हैं तो राजा बोलेगा कि नहीं मैं जैसा ऑर्डर करूँगा आपको वैसा बनाना पड़ेगा। तो मंदिरों को मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम में धीरे धीरे ट्रेंड खत्म होने लग पड़ा था, और फिर वो दूसरे जो क्या बोलते हैं गुम्बद शेप है ना, मस्जिद वगैरह मकबरे वगैरह वो बनना शुरू हो गए थे इंडिया में भी। तो हमने इसमें आगे काफ़ी ज़्यादा और टॉपिक हैं, जैसे पिट्रा ड्यूरा एक टेक्निक होती है, फिर अग्रदृश्य टेक्निक होती है, वो भी उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की थी। तो इस तरह से या एक चार बाग टेक्निक होती, चार बाग शैली, कि जो आपका महल होगा उसके बाहर बड़ा सा बाग बनाएंगे, बड़ा सा बगीचा बनाएंगे, सर बीच आप में शैलियाँ नहीं करवाई ना? नहीं शादियाँ तो करेंगे अभी। मंदिर उसके बाद बीच में करवाना सर, शैलियाँ जाके नागर और द्रविड़ सर। वो भी करेंगे। तो मतलब वो क्या करते थे, मंदिर के मतलब उस महल के बाहर एक गार्डन सा बनाएंगे और उसके बीच में एक फुवारा होगा, फिर उसको चार भागों में बांट देंगे। तो चार भाग शैली भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, बड़े मतलब अलग अलग स्टाइल आए थे उस टाइम में। तो वो सारा इसमें डिस्कस होगा अभी ना। तो पर ये है कि आज के लिए मेरे को थोड़ा सा निकलना है, तो क्योंकि आज है 30 जून और आज है हमारे